विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में जारी हिजाब विवाद के बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे। धामी ने कहा है कि जैसे ही राज्य में नई बीजेपी सरकार बनेगी, वे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएंगे। ये यूसीसी सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत के बारे में समान कानून प्रदान करेगी, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड वक्त की जरूरत है और इस पर समाज और संसद दोनों में चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को कई बार ये सलाह दे चुके हैं कि जेंडर की समानता के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और पर्सनल लॉ के नाम से चल रखे सदियों पुराने दस्तूरों को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश में समान नागरिक आचार संहिता लागू करने के लिए अभी तक कारगर प्रयास नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के एक संपत्ति विवाद मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी। वहीं पिछले साल जुलाई में केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बात कही थी। तलाक के एक मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि देश अब धर्म, जाति, कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है और अब देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है। हालांकि 2018 में पेश की गई लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस स्टेज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। मौजूदा पर्सनल कानूनों में सुधार की जरूरत है। धार्मिक परंपराओं और मूल अधिकारों के बीच सामंजस्य बनाने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का पक्ष लिया गया है, लेकिन ये डायरेक्टिव व प्रिंसिपल है, यानी कि इसे लागू करना या न करना पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। फिलहाल देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई, सबके लिए शादी, तलाक, पैतृक संपत्ति जैसे मसलों पर एक तरह का कानून लागू हो जाएगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। वैसे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ी है, विरोधियों का कहना रहा है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। भारत में काफी विविधता है और अलग अलग धर्मों ही नहीं बल्कि तमाम समुदाय, जनजातियों की अपनी अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। उन पर एक समान कानून थोपना, उनकी परंपरा को खत्म करना है और एक तरह से ज्यादती भी होगी। इस तरह से कोड की परेशानियों और पार्टियों को भी बहुत ज्यादा इससे समस्या हो सकती है, जिनकी मान्यताएं, परंपराएं बहुत अलग है। जबकि देश भर में समान नागरिक संहिता बीजेपी के लगातार चुनावी हिस्से और घोषणा पत्रों में भी उसका एक हिस्सा रही है। इसका समर्थन करने वाली बीजेपी और दूसरे समान विचार वाले दलों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हर धर्म के पर्सनल लॉ के अंदर एक रूपता लाना है। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से लोगों की अपनी धार्मिक मान्यताओं को मनाने का अधिकार और मानने का अधिकार छिन जाएगा। लोगों के बाकी सभी धार्मिक अधिकार रहेंगे, लेकिन शादी, पैतृक संपत्ति, संतान, विरासत जैसे मसलों पर सबको एक नियम का पालन करना होगा। गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है। दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद 25 और 29 कहते हैं कि किसी भी वर्ग को अपनी धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों को मानने की पूरी आजादी है। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में विशिष्ट मेहमान जुड़े रहेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रमन मलिक जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के। पीके मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रमन मलिक जी आपसे है। रमन जी, क्यों आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है देश में? क्योंकि मेरा संविधान ये कहता है। जिस संविधान को बचाने की बार बार बात करी जाती है, जिस संविधान की दुहाई देती है न लोग, ये कुछ पार्टियां, ये संविधान, इस संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता है और बड़े स्पष्ट रूप से कहता है, एक सिंगल लाइन है, इसके अंदर कोई
इफ बट, कोई आगे कोई पीछे कुछ नहीं है। इससे क्लियर एक जिसे कहना चाहिए ना आर्टिकल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल बड़े क्लियर तरीके से क्या कहता है, और एक ही लाइन पढ़ रहा हूं क्योंकि वो आर्टिकल पूरा एक लाइन का है। आर्टिकल क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। इससे स्पष्ट, इससे छोटा, इससे क्लियर आर्टिकल नहीं हो सकता किसी कॉन्स्टिट्यूशन में। 70 साल से इस आर्टिकल को दबा के बैठ रहे हैं। क्यों सिविल कोड नहीं लाना चाहते? क्यों ये नहीं चाहते कि पूरा देश बराबरी करे? वैसे नेहरू जी सोशलिस्ट थे, वैसे हम साम्यवादी नहीं है। हमारे अंदर समाजवाद है, हमारे अंदर सोशलिज्म है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है, लेकिन अधिकार बराबर नहीं देंगे। अधिकार की जब बात आएगी तो लाल किले के प्राचीर से एक प्रधानमंत्री उठ के बोलेगा कि मेरे देश में विशेष अधिकार XYZ का है। क्यों साहब? आपके देश की बकौती है। ये देश, इस देश के 140 करोड़ लोगों का है। समान तौर पे ये समझा जाए तो उन 140 करोड़ लोग, 130 करोड़ लोगों की बराबर की हिस्सेदारी है और उनके बराबर के अधिकार हैं। अगर इतनी सी बात किसी को समझ नहीं आती और वो विशेष अधिकार और विशेष चीजों की बात करता है, तो फिर उसको ये समझना चाहिए कि या तो वो गलत देश में है या वो ठीक है उस देश के लिए गलत व्यक्ति है। ठीक है त्रिपाठी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, एक देश एक कानून और एक अधिकार, ये कहना है रमन जी का, और बीजेपी लगातार इस बात को कहती आई है। इनके घोषणा पत्र में प्रमुखता से इस बात को रखा गया है। क्यों आप लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है देश में? निधि जी, पहले तो ये कहूंगा कि देश में जरूरत अगर जो भारतीय जनता पार्टी को लगती है तो इनकी सरकार 2014 से आ गई थी और तब घोषणा पत्र में था। माननीय उच्चतम न्यायालय 3 बार पूछ चुका है कि सरकार की मंशा क्या है। दरअसल इस समय देश की जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, उनके हिसाब से लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्रुवीकरण का लाभ लेती है बीजेपी, इसलिए इसको एजेंडे में चुनाव के समय लेकर आती है। हमें इसे समझना होगा कि जो अनुच्छेद का पाठ कर रहे थे अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता, वो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है। भाग 4 जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, यह राज्य के उद्देश्य हैं। चूंकि उस समय भी देश की स्थिति ऐसी थी, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था और अल्पसंख्यकों के मन में हम डर पैदा नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसे भाग 3 में न रख के भाग 4 में रखा गया था। और भाग 4 के हिसाब से जब परिस्थितियां बनेंगी और धीरे धीरे वैसी व्यवस्थाएं देश में लागू होती चली जाएंगी। लेकिन तमाम ऐसे कारण थे कि अभी भी देश के सभी वर्गों के या सभी धर्मों की बराबरी नहीं हो पाई है। सामाजिक रूप से जो ऊंच नीच है उसको ध्यान में रखते हुए अभी तक इस तरह का कंपल्सन नहीं बन पाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सके। अगर जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि परिस्थितियां हैं और वो लागू कर सकते हैं, तो सत्ता में आप बैठे हुए हैं, आप विशेष बहुमत से भी तमाम संशोधन पास करा लेते हैं सदन में, और आपको कहां पे दिक्कत है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की? चूंकि प्रधानमंत्री जी को पता है, मंत्रियों को पता है कि अभी वो स्थिति नहीं है देश की कि जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके। सिर्फ चुनाव के समय इनके मटकी से ये तीर निकलता है। ठीक है रमन जी, जल्दी से जवाब दीजिए, मल्होत्रा जी का रुख करना है मुझे, जल्दी से जवाब दीजिए। जाएंगे ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इसको लाना चाहते हैं आप लोग, ये आरोप लग रहे हैं। बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, अगर मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ये ध्यान से सुने कि पुष्कर धामी जी ने क्या बोला गया है। मैंने तो अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखे थे, उसमें इन्हें दर्द हो गई, लेकिन मैं फिर से एक चीज बोलता हूँ कि उन्होंने ये बोला कि एक मीटिंग, एक कमेटी गठित करके वो उसका एक रूपरेखा बना के उस रूपरेखा के माध्यम से आगे बढ़ना की बात कही। लेकिन मैं आज अभी इनका डायरेक्टिव प्रिंसिपल और दूसरे जो बात कर रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब सत्ता में थे, जब आपके सहयोगी सत्ता में थे, तो आप ऐसा 70 साल में माहौल क्यों नहीं बना पाए? आप 65 साल में ऐसा क्यों माहौल नहीं बना पाए कि इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति का एक समान अधिकार और एक समान कर्तव्य बने? ये आप क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब
आपकी चारों जनरेशन फेल हुई। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज मैं आज आपको बता देता हूं। मैं आज भी आपसे ये पूछता हूं कि क्या किसी प्रधानमंत्री का ये बोलना उचित है कि देश की धन संपदा के ऊपर, देश की संपत्ति के ऊपर पहला अधिकार एक विशेष वर्ग का है? बिल्कुल ये डेमोक्रेसी है। और तीसरी सवाल, गलत बयानी जो सोशलिस्ट बात आप करते हैं, चाचा नेहरू का सोशलिज्म था, उस सोशलिज्म का मूल उद्देश्य है समानता की संसाधनों का। उन्होंने ठीक है सर। मल्होत्रा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या कुछ महत्वपूर्ण है? और ठीक है सर, ऐसे मत, मैं आऊंगी, फिर आऊंगी। मल्होत्रा जी का रुख कर लेते हैं, फिर आएंगे आपके पास। सर आपके पास पूरा वक्त है, रखिएगा अपनी बात। मल्होत्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कितनी जरूरत इस वक्त देश में है, न्यायालयों के सामने किस तरह की दिक्कत आती है? क्योंकि अलग जब केसेस सामने आते हैं तो ये भी समस्या आती है कि फलाना इस धर्म का है, इस जाति का है, इस संप्रदाय का है, तो कितनी दिक्कतें न्यायालयों के सामने आती है जब इस तरह के केसेस आते हैं उनको निपटारे करने में। नेहा जी, दोनों पैनलिस्ट ने अपने अपने विचार जो रखे हैं, मैं उनके राजनीतिक पहलू में नहीं जाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। लेकिन जो कानूनी व्यवस्था है, ऑफ कोर्स उसका रेफरेंस आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी दिया। दोनों दूसरे पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने भी इस विषय पर अपने विचार दिए। मैं केवल कानूनी प्रावधानों को जाकर के और जो अब तक डेवलपमेंट हुए हैं उसकी बात करूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय कोई नया विषय नहीं है, ये समय समय पर उठता रहा है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत समय सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल हुए, पेटिशंस भी फाइल हुई, आर्टिकल 32 में भी पेटिशन फाइल हुई जहां मौलिक अधिकारों के हनन की बात की गई। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में इंटरफियर नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिसी मैटर है और इस पॉलिसी मैटर का जो डोमेन है वो लेजिस्लेचर के पास है। बात हुई फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की और आर्टिकल 44 जिसमें स्टेट को ये निर्देश दिया गया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे विच विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो वो पूरे देश के लिए और सभी नागरिकों के लिए, सिटीजन्स की बात की है, नागरिकों की बात की है और पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की गई है। और जब भी ये बात आती है उसमें ये हमेशा क्लियर कर दिया जाता है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरह का कोडिफिकेशन हिंदू लॉ का 1955 में किया गया और कोडिफाई करके हिंदुओं के लिए एक कानून बनाया गया, उसी तरह आज बात उठ रही है क्योंकि हमारा संविधान इस चीज की व्यवस्था करता है कि सभी दलों के, सभी रिलीजन के लिए जो है एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो वो रिलीजन को कंट्रोल करने की बात नहीं करता है। उसमें जो बातें आती हैं वो केवल आती हैं मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन, जो पर्सनल लॉ के मैटर हैं। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि बहुत सारे रिलीजन्स के अंदर कुछ वर्गों का जो है वो ऐसा वर्गीकरण किया जाता है कि उनको समान अधिकार नहीं मिल पाती है। उनको संविधान अधिकार देने के लिए इसकी व्यवस्था की गई। हमारे संविधान में सेकुलर वर्ड भी यूज नहीं किया गया था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद ही ये सेकुलर वर्ड यूज किया गया। ऐसा नहीं है कि इस मामले में देश में कार्य नहीं हुआ। समय समय पर जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शन देती रही है कि इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को विचार करना चाहिए। लॉ कमीशन के सामने भी ये मैटर गया। लॉ कमीशन ने सबका विचार करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने 2018 में एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया और उस कंसल्टेशन पेपर में दोनों तरह के व्यूज सामने आए। जब दोनों तरह के व्यूज सामने आ चुके हैं तो मैं समझता हूं कि आज जिस तरह की व्यवस्था चल रही है और जिस तरह की राजनीतिक स्थिति बन रही है उसको देखते हुए सरकार को लॉ कमीशन की रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए इन विषयों के ऊपर मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एक यूनिफॉर्म कोड की आवश्यकता के बारे में विचार करना चाहिए और उसका एक ड्राफ्ट कानून बना करके प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन प्रोसेस के अंदर पूरे देश में सर्कुलेट करना चाहिए सभी धर्मों के और राजनीतिक दलों। ठीक है मल्होत्रा जी, बने ये हमारे साथ और भी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। इस बात पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे कि कितनी इसकी जरूरत है। आखिर क्या वाकई आपको लगता है कि देश में इसकी जरूरत है
लाना चाहिए, और चुनाव से ऐन पहले इस विषय को उठाना कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कह रही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश भाजपा की तरफ से फिर की जा रही है। त्रिपाठी जी, अभी आपने मल्होत्रा जी को सुना, उनका कहना है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, रिलीजन्स को कंट्रोल करने की बात इसके अंदर नहीं है। फिर क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इसको बार बार मुद्दा बनाती है चुनाव से ऐन पहले? थोड़ा सा और मैं इस पे एक दो बात जोड़ना चाहूंगा। रखिए सर, रखिए बात। समझेंगे कि अगर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होगी तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF जिसे कहते हैं, उसको लेके गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी? क्या हिंदू परिवार HUF छोड़ने को तैयार होंगे और मुस्लिम परिवारों को आप MUF देंगे? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें अभी हिडन हैं। चूंकि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और मुस्लिम तबके में जब तक जागरूकता पैदा नहीं होगी और वो लोग नहीं समझेंगे ये बात जो मल्होत्रा साहब ने कहा कि यहाँ धर्म का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर मामले दूसरे हैं, ऐसी स्थिति में उनको विश्वास में लिए बिना आप नहीं ला सकते। और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2-3 बार पूछा कि क्या प्रोग्राम है आपका, आप उस पर क्या सोच रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय और घोषणा पत्र में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। इन्हें भी खुद पता है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि अभी ये परिस्थितियां नहीं है। देश की जनता अभी इस तरह से चीजों को नहीं समझ पा रही है जिन्हें मल्होत्रा साहब समझ रहे हैं या हम समझ रहे हैं या आप समझ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में सिर्फ और सिर्फ ये ध्रुवीकरण के लिए, चुनावी एजेंडे के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जब बनके तैयार होगा तो ये ध्यान रहे कि वो हिंदू लॉ नहीं होगा, हिंदू कोड नहीं होगा जो 1955 में आया था। हमें एक नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करना होगा जो आज के समय में भारतीय समाज में आज की परिस्थितियों को देखते हुए तैयार करना पड़ेगा। जैसा मल्होत्रा साहब ने कहा कि आपको पहले एक प्री ड्राफ्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको सुझाव लेने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो सुझाव दीजिए ना सर, सरकार क्या आपसे सुझाव नहीं मांग रही है, नहीं ले रही है? और इसी पे आई थी और कोई ये ड्राफ्ट करेंगे तब तो सुझाव दिया जाएगा। इन्होंने पुष्कर धामी जी की स्टेटमेंट सुनी है? सिर्फ चुनाव के समय बिना पढ़े लिखे जैसे पप्पू आते हैं वैसे इन्होंने काम करना है, और जैसे राहुल जी आते हैं वैसे ही इन्होंने काम करना है। बना के तैयार करें, ड्राफ्ट बना के तैयार करें, उस पर हम सुझाव देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। त्रिपाठी जी, आप एक चीज बताइए, आपने पुष्कर धामी जी की स्टेटमेंट सुनी या नहीं सुनी? नहीं, पुष्कर धामी जी की चूंकि चुनावी स्टेटमेंट है उनको सुनने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म बताई तो सही, अगर नहीं है सुनने की जरूरत तो आपको डिबेट में भी बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको इररिलेवेंट समझते हैं तो आपको डिबेट में भी नहीं आना चाहिए था। पुष्कर धामी साहब के चुनाव अगर एक व्यक्ति को वो स्टेटमेंट इररिलेवेंट लग रही है जिसकी वजह से ये डिबेट हो रही है, नहीं तो आपको बैठने की जरूरत क्या है? ठीक है, ठीक है। रमन जी एक सेकंड, ऐसे नहीं करिए प्लीज, एक एक करके बात को रखिए। देखिए इतने नहीं, ऐसे मत करिए प्लीज। आप बहुत शांति से डिबेट को करते हैं, अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, आप लोग इस तरह से नहीं। ठीक, एक एक करके रखिए, हैंड रेस करिए, मैं मौका देती हूँ आप लोगों को बोलने का। रमन जी, क्या लगता है आपको सर, इस तरह का ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है, लागू हो जाता है, पूरे देश में एक कानून लागू हो जाता है, किस तरह का बदलाव आप लोगों को लगता है होगा? क्योंकि गोवा में तो लागू ही है सर। दो बड़े सवाल हैं। दो बड़े सवाल ये हैं, क्या इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, हाँ कि ना? एक सवाल वो है। दूसरा सवाल ये है कि जब भी आए उसका प्रारूप क्या हो, उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर हम लेट से ये बात करते हैं कि हम कुछ विषयों के ऊपर सहमति बना के आगे बढ़ते हैं, हम उसको किस प्रकार से सारे राजनीतिक दल उसको इकट्ठा लेकर आते हैं, ये सारे विषय करणीय कार्यों में तो विपक्ष कह रहा है कि हमसे भी तो पूछिए, कि हमसे भी तो सुझाव लीजिए, तैयार करिए। पेपर तब तो पूछोगे, अभी तो नॉमन तेल नहीं आया, पहले से काम शुरू हो गया इनका। पॉइंट इतना सा नेहा जी, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो होना चाहिए इस चीज का कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सभी नागरिकों के लिए समान राइट्स हो, ये हमको उसका वेलकम करना चाहिए। दूसरी चीज वेलकम तो करना चाहिए, लेकिन ये डर तो विपक्ष के जहन में भी है ना कि तीनों कृषि कानून बन गए, उसके बाद थोपने का काम आप लोग कर देते हैं।
जब कानून बना देते हैं उसके बाद थोपने का काम कर देते तो हैं। अभी तो ये बोला है कि कमेटी बना के उसकी कंसल्टेशन करेंगे, उसमें उतने हवाई जहाज उड़ गए इनके, तो आगे क्या होगा? ये नहीं चाहते कि देश के अंदर समानता आए, क्योंकि विभाजन की राजनीति से ओत प्रोत पोषित ये जो बबूल का पेड़ है, जिसे कांग्रेस कहते हैं, वो ये नहीं चाहती कि बिना डिवाइसिव पॉलिटिक्स के, उनको पता है वो जी नहीं सकते बिना झगड़ों के, भेदभाव के, बिना आगजनी के, बिना रॉयट्स के। आज तक कांग्रेस जीवित नहीं रही। कांग्रेस के जीने का, नेहरू खानदान के जीने का बेस, जो पहला अंकुर उनका प्रॉपर फूटा, 25 लाख। ठीक है सर, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। जल्दी से त्रिपाठी जी रखिए, एक सवाल मुझे मल्होत्रा जी से भी पूछना है। इसमें नेहा जी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो सरकार की मंशा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है तो वो अपनी मंशा दिखाए। सिर्फ चुनाव के समय से एजेंडा लाने पे विपक्ष की आपत्ति। अच्छा, ये टाइमिंग को लेके आप लोग सवाल उठा रहे हैं क्या? कि सिर्फ टाइमिंग को लेकर? पहले भी बोलते थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, यही नारा था ना आपका। हिंदू वोट कहते हैं। आज तो मंदिर भी बन गया, चालू हो गया काम मंदिर बनने का। ठीक है मल्होत्रा जी, ठीक है सर, ठीक है, ओके। मल्होत्रा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो कैसा हो, कैसी इसकी रूपरेखा हो, जिससे कि बहुत बेहतर तरीके से इसे सराहा जाए, आगे बढ़ा जाए इस पर, और न्यायालय की भी कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो कम हो सके? कैसा हो इसका स्वरूप? देखिए, आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनमें महिलाओं और बच्चे के अधिकारों को पैरिटी नहीं दी जाती दूसरे लोगों के अधिकारों के साथ में। और सोशली और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के भी ऐसे लोग हैं जिनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाती है। हमारा सिविल कोड ऐसा होना चाहिए जिसमें डाइवोर्स को लेकर के, सक्सेशन को लेकर के, बच्चों की अडॉप्शन को लेकर के, एक देश के अंदर हर एक नागरिक के लिए एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए। जैसा कि आपने पहले भी कहा और विद्वान वक्ताओं ने भी कहा, ट्रिपल तलाक का इशू ले लीजिए। अगर वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी और उसको लेकर के कानून बनाया गया, तो वो एक पर्टिकुलर वर्ग के बेनिफिट के लिए बनाया गया ताकि उनके अधिकारों का हनन ना हो। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं इस पे डिबेट बहुत हो चुकी है। अब समय आ गया है जबकि इसका प्रारूप बनाया जाए, उस प्रारूप को जनता के सामने रखा जाए। उसको जनता के सामने रखने के बाद में पॉलिटिकल लेवल पे और हर एक रिलीजन के लेवल पे उसमें डिस्कशन होना चाहिए। और जहां अगर कहीं धर्म की जो एसेंशियल आपकी सर्विसेज हैं, जो धार्मिक विचारधारा है एसेंशियल, अगर उसके कहीं आड़े आता और किसी के धर्म का हनन होता है, या उसके धर्म का जो उसका फंडामेंटल राइट है टू प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अगर उसका कहीं हनन होता है, वो नहीं होना चाहिए। उसको बिना किए हुए अगर आप इस तरह की यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर आते हैं, तो मैं समझता हूं ये हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी कि हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून होगा। चाहे वो मान लीजिए विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना है, बच्चे के अडॉप्शन का तरीका है, तलाक का तरीका है, बच्चे इनहेरिट प्रॉपर्टी सरलीकरण भी होना चाहिए सर, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।